हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आपको पता है कि बीए सेकेंड ईयर की हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो गई है और हम अपने फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आज जो हमारा चैप्टर है वह है संविधान एवं संविधानों का वर्गीकरण, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानों के वर्गीकरण से तात्पर्य है कि संविधान कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम पहले बात करते हैं संविधान की। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं। आपने फर्स्ट ईयर में अपने फर्स्ट पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप सभी जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग के बारे में बात करें, अर्थ अगर हम समझें, तो संविधान का अर्थ उन साधारण नियमों और आधारभूत सिद्धांतों के समूह से है जिसके अनुसार किसी भी राज्य में सरकार के सभी अंगों, संगठनों, शक्तियों और जनता के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। यानी किसी भी देश में जो व्यवस्थाएं हैं, शासन संस्थाएं हैं और वहाँ के जो नागरिक हैं वह किस तरह से एक्ट करेंगे, ये सारा का सारा संविधान द्वारा तय किया जाता है। इस तरह से संविधान किसी भी देश की सरकार के नियमों का एक समूह या संग्रह होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स सिटीजन्स। किसी भी देश की सरकार और वहाँ के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जितने भी नियम हैं, उन नियमों का एक संग्रह होता है जिसके अनुसार ही शासन चलता है, सरकार अपना कार्य करती है और देश के नागरिक उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। तो इस तरह से संविधान नियमों और संग्रह की किताब को कहा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं। संविधान को समझने के लिए बहुत से राजनीतिक विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ आपके चैप्टर में दी हुई है, जिसमें आप देखिए डायसी, अरस्तु, ब्राइस, ह्यूमन फाइनर, ल्यूइस, ऑस्टिन आदि। इन सभी परिभाषाओं में एक बात निकलकर सामने आती है कि संविधान एक ऐसा प्रपत्र है जो प्रत्येक देश, किसी भी देश या राज्य के ढांचे को परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है, और बिना संविधान के किसी भी देश का अस्तित्व असंभव है। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सब समझते हैं कि किसी भी देश के लिए संविधान का बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानों का वर्गीकरण। संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं? मूल रूप से संविधान 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो टाइप्स है वो है अलिखित संविधान, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान को विकसित या इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अविकसित संविधान, अलिखित संविधान क्या होता है? ये एक ऐसा संविधान होता है जो कि लिखा हुआ ना हो, यानी ये किसी भी तरह की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित नहीं होता, बल्कि ये इतिहास और विकास का परिणाम होते हैं। किसी भी देश में, किसी भी देश के समाज में वर्षों से चली आई परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं को नियम मान लिया जाता है और उन नियमों का पालन करते हैं। ऐसे ही संविधान को हम अलिखित या विकसित संविधान कहते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री और अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन टाइम टू टाइम। तो इस तरह से अलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो वह है ग्रेट ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड का जो संविधान है वह अलिखित या विकसित संविधान का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अलिखित संविधान के गुण यानी मेरिट्स ऑफ अनरिटन और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान की क्या विशेषताएं हो सकती है या उसमें क्या गुण होते हैं, आप देखिए। सबसे पहला है समयानुसार परिवर्तनशील। ये संविधान समय अनुसार परिवर्तनशील है, यानी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। इसमें यह मुख्य गुण पाया जाता है। इस संविधान का सबसे बड़ा गुण यही है कि इसको, क्योंकि यह अलिखित होता है, तो इसको अपनी परिस्थितियों के अनुसार या समय के अनुसार कभी भी चेंज किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन बहुत आसानी से हो सकता है और इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है क्रांति से बचाव, अवॉइड टू द रिवॉल्यूशन। चूंकि यहाँ पर इस संविधान में जो परिवर्तन की प्रक्रिया या अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वह बहुत इजी होता है, इसलिए यह देशों में क्रांति से बचाव करता है। यानी अगर किसी भी तरह का लोगों में कोई गुस्सा हो या लोग किसी व्यवस्था के खिलाफ हो, तो लोगों को शांत करने के लिए उस व्यवस्था में आसानी से लोगों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। तो वहाँ पे क्रांति की जो संभावना है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। तीसरा, आघातों का सरलतापूर्वक सामना, इजीली फेस ऑफ द अटैक्स। यहाँ पे आघातों का मतलब है कि अगर कोई भी आपात स्थिति हो तो आपात स्थिति के लिए ऐसे संविधान बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए मनचाहे परिवर्तन और मनचाहे निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। इसीलिए इमरजेंसी में ये संविधान बहुत यूज़फुल होता है। और चौथा जो है उसका गुण है वह है प्रगतिशीलता, प्रोग्रेसिवनेस। विकसित संविधान प्रगतिशील होते हैं, क्यों? क्योंकि ये समय समय पर बदलते रहते हैं। टाइमली बदलते रहने से इनमें जो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत अधिक होती है, और जितने भी डिसीजंस जो होते हैं वह इनके साथ टाइमली अमेंडमेंट्स के साथ इनमें ऐड होते रहते हैं। तो यह प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव भी होता है। वहीं इतने सारे गुण होने के साथ ही मेरिट्स के साथ ही विकसित संविधान में कुछ दोष या डिमेरिट्स भी पाई जाती है। इसकी मुख्य दोष या डिमेरिट्स क्या है वह हम समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वह यह है कि यह अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, चूंकि रिटर्न में नहीं होता है। ठीक है, रिटर्न में नहीं होने से इसकी कोई भी जो व्यवस्था है वह अनिश्चित होती है, अस्पष्ट होती है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है। तो इससे कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा, न्यायालयों के हाथों के खिलौने, जिसको हम बोलते हैं पपेट ऑफ कोर्ट्स। अलिखित या विकसित संविधानों को न्यायालयों के हाथ के खिलौना माना जाता है, क्योंकि अनरिटन होता है तो कोर्ट कभी भी अपने हिसाब से किसी भी व्यवस्था की व्याख्या कर सकते हैं और वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। इस तरह से वह कहीं ना कहीं कोर्ट की पपेट बन के रह जाता है। तीसरा जो है वह है अधिकार पत्र का अभाव, लैक ऑफ द चार्टर ऑफ राइट्स। ज़्यादातर अनरिटन या अलिखित कॉन्स्टिट्यूशंस में अधिकारों का घोषणा पत्र, जो नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे अधिकार
नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से उन नागरिकों के साथ कभी भी शोषण की स्थिति पैदा हो सकती है। इस तरह से अलिखित संविधान या विकसित संविधान के गुण और दोष हमने देखे। नेक्स्ट, जो दूसरा टाइप होता है संविधान का, जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है निर्मित या लिखित संविधान। तो आप देखिए, यह अलिखित या विकसित संविधान का सीधा अपोजिट होता है। यह होता है निर्मित और लिखित संविधान। निर्मित संविधान क्या होता है? निर्मित संविधान होता है जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित होता है और वह बाकायदा उसके हर प्रावधान, उसके हर चैप्टर लिखा हुआ होता है। ऐसे संविधानों को निर्मित या लिखित संविधान कहते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एनेक्टेड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको कह सकते हैं। आज मुख्य रूप से बहुत से देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह निर्मित या लिखित रूप में विद्यमान है। उनमें भारत, अमेरिका, चीन, जापान आदि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। निर्मित संविधान के गुणों पर, मेरिट्स ऑफ द इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले जो इसका गुण है वह है यह संविधान सुनिश्चित होता है, अ डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि इसमें हर चीज, हर पॉइंट लिखा हुआ होता है। इसलिए उस पॉइंट को आप कहीं भी अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते। जिसमें सरकार के जो अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उनके कार्य और शक्तियां क्या होगी, जनता के पास क्या अधिकार होंगे, जनता की ड्यूटीज क्या होगी, तो इस तरह की सारी चीजें इसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती है। दूसरा जो इसका गुण है, मेरिट है, यह एक स्थिर शासन की व्यवस्था करता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल गवर्नमेंट। चूंकि इसमें प्रत्येक धारा स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती है और शासन में सरकार के हर कार्य का बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिया हुआ होता है। हर एक गवर्नमेंट की भी, सरकार की और नागरिकों की भी काम करने की और शक्तियों की एक सीमाएं तय कर दी गई होती है। अतः इसमें शासन ठीक प्रकार से चलता रहता है। तीसरा इसका जो गुण है वह है शासन की जटिलताओं में कमी, यानी रिडक्शन इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट। निर्मित संविधान में शासन संबंधी बातों को बहुत ही सोच समझकर लिखा जाता है। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब किसी प्रावधान पर, जो संविधान में शामिल करने योग्य जो बात होती है, जो व्यवस्था होती है, उस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद, डिबेट्स होने के बाद उसको शामिल किया जाता है। इसलिए अगर आवश्यकता पड़े तो कोर्ट उसको वापस से रिव्यू भी कर सकता है। इस तरह से जो सरकार में एक कॉम्प्लिकेशन जो पैदा हो जाता है, वह कॉम्प्लिकेशन की स्थिति यहाँ पे पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वह हमेशा हर चीज़ लिखी हुई होती है, वह अमेजिंग मोड पे नहीं होती है। चौथा जो इसका गुण है, मेरिट है, वह है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लिखित संविधानों में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होती है, फंडामेंटल राइट्स वहां पे होते हैं। फंडामेंटल राइट्स होने के कारण किसी भी नागरिक के साथ सरकार या शासन किसी भी तरह का शोषण नहीं कर सकती और उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। तो इन सभी के साथ ही हम बात करते हैं
इन गुणों के साथ ही निर्मित संविधान के कुछ दोष भी होते हैं, डिमेरिट्स ऑफ द एनेक्टेड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके दोषों पर हम नज़र डालें तो सबसे पहला जो दोष है वह है अपरिवर्तनशीलता, इनवेरिएबिलिटी। लिखित संविधान ज़्यादातर अपरिवर्तनशील होते हैं। अपरिवर्तनशीलता का मतलब होता है कि इनमें जो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, अमेंडमेंट जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। इसलिए साधारणतः इतनी आसानी से इन संविधानों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा, क्रांति की संभावना, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब चूंकि आसानी से परिवर्तनशील ये संविधान नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन का खतरा हमेशा बना रहता है। क्योंकि अगर वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको लगता है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रोसेस या शासन द्वारा कोई व्यवस्था उनके अनुकूल नहीं है और वह अगर उसकी मांग करते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, तो हो सकता है वहाँ के सिटीजन्स में रोष फैल जाए और वो रिवॉल्यूशन का, क्रांति का रास्ता अपना लें। तीसरा जो है वह है, इसका जो दोष है वह है देश के विकास में बाधक, हिंडरेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। आप देखते हैं अपरिवर्तनशील होने के कारण ये देश की प्रगति में ऑटोमेटिकली बाधक बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और प्रत्येक देश विकास कर रहा है, डेवलपमेंट के मार्ग पर अग्रसर है। लेकिन अगर किसी भी देश के संविधान में समय के साथ परिवर्तन होने का गुण नहीं है, तो कहीं न कहीं वह संविधान उस देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है, डेवलपमेंट कंडीशन में जाने का कहीं न कहीं वो हर्डल बन जाता है। चौथा इसका जो गुण है, दोष है, डिमेरिट है, वह अधिकारों की सुरक्षा लिखित संविधान में आवश्यक नहीं है। ज़्यादातर कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए लिखित संविधान बहुत ज़रूरी है, या संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स आवश्यक रूप से रिटन में होने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिना रिटन या बिना लिखे भी कोई भी देश अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दे सकता है और उनका बहुत अच्छी तरह से पालन भी कर सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ब्रिटेन का है, जहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इस तरीके से कहीं भी विस्तृत रूप में लिखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित हैं, जो सेफ्टी राइट्स की है, वो ब्रिटेन में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वहाँ के कोर्ट्स भी होते हैं, तो कोर्ट कहीं न कहीं व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए लिखित संविधान होना उतना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों ही प्रकार के संविधान, लिखित और अलिखित संविधान, उनके कुछ गुण, कुछ जो दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे हमने नज़र डाली। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो लिखित और अलिखित संविधान का जो अंतर है वह रियल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर नहीं होता है। डिफरेंस ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रियल। ये केवल देखने की बात है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वह पूर्णतः अलिखित कभी नहीं हो सकता, पूरी तरह से लिखित कभी नहीं हो सकता। कहीं न कहीं हर संविधान में ये दोनों ही चीज़ें होती है। हम देखते हैं कि जैसे ब्रिटेन के संविधान को अलिखित या विकसित संविधान माना जाता है, लेकिन उसकी अधिकांश बातें लिखी हुई है, और वहीं भारत के संविधान को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसको पूर्ण रूप से लिखित संविधान माना गया है। लेकिन इसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो कि परंपराओं के आधार पर विकसित हुई है, वह
संविधान निर्माण के समय में उसमें शामिल नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में दोनों में ही पाई जाती है। इसलिए ये जो अंतर है केवल प्रकार का है, मात्रा का है, मात्रा का अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं है। कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित हो सकता है और ना ही पूर्णतः अलिखित हो सकता है। नेक्स्ट जो संविधान है हमारा, जो प्रकार है, वह हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।